लखनऊ एनकाउंटर में मारे गए कानपुर के आतंकी सैफुल्लाह ने न सिर्फ देश के खिलाफ गद्दारी की बल्कि अपने परिवार का नाम भी बर्बाद किया। यही वजह है कि आतंकी सैफुल्लाह के पिता ने अपने गद्दार बेटे की लाश तक लेने से इनकार कर दिया है। क्या है एक देशद्रोही बेटे के खिलाफ एक देशभक्त पिता की कसम, आपको दिखाते हैं। सैफुल्लाह की मौत के बाद सैफुल्लाह के परिवार ने उसका शव लेने से मना कर दिया और सैफुल्लाह के पिता ने साफ तौर पर कहा कि बेटे ने देश से गद्दारी की और देश से बड़ा कुछ भी नहीं, इसीलिए हम बेटे का शव नहीं लेना चाहते। और सैफुल्लाह के पिता सरताज साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके साथ हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद हैं। मनीष, मुश्किल है एक पिता के लिए अपने बेटे का शव लेने से इनकार करना, लेकिन उसके पीछे वजह भी बहुत बड़ी है। अब क्या बता रहा है परिवार, क्या कह रहे हैं सरताज साहब? सुजाता, ये जो 75 दिन है जब सैफ अपने घर से बाहर गया और उसके बाद पीछे पलट के नहीं आया, वो 75 दिन लगातार पिता याद करते हैं और आखिर यही 75 दिन की वजह है कि सैफ का शव लेने से उन्होंने मना कर दिया। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आपके बेटे हैं सैफ, उनका शव लेने से आपने मना कर दिया? जी हाँ, बिल्कुल मना कर दिया। जब हमने ये देख लिया कि वो देश के विरुद्ध काम कर रहा है, तो वो देश के विरुद्ध काम करने वाला मेरा बेटा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने उसका शव लेने से इनकार कर दिया। आखिर वो समय क्या था? क्योंकि आपने कहा कि 75 दिन से वो घर से गायब था, उसके बाद पलट के कॉल नहीं आया। जी, वो ऐसा था कि क्योंकि उससे नाराजगी थी हमारी पहले से, कि कोई भी बात अगर हम लोग कह देते थे कि भाई ऐसा काम करो नहीं करता था, तो नाराजगी की वजह से हमसे बहुत ज़्यादा नाराज थे और घर से बगैर बताए चला जाना, तो ये और बड़ी नाराजगी हो गई। और ये फैसला लिया कि ऐसा है कि अब उनके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। और यही हुआ कि इतने दिनों के बीच में वो आया नहीं, यही वजह है कि हमने उसका सब नहीं दिया। एक कॉल आया, उस कॉल में सैफ ने क्या कहा? हाँ, सैफ ने ये कहा कि ऐसा है कि हम लोगों का वीज़ा जो है तैयार हो गया है सऊदीया जाने के लिए, अब हम जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, तुमने कभी हमारा कहना तो माना नहीं है, अब तुम्हारी मर्जी, जहाँ जाना चाहो जाओ। आपको इस बात की उम्मीद थी कि सैफ सेल्फ रेडिकलाइज ISIS में चला जाएगा? खुरासन मॉडल क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी? नहीं, इस तरह की कोई जानकारी नहीं हो। अगर इस तरह की जानकारी अगर हमको होती तो सबसे पहले मैं खुद जाकर प्रशासन को इस बात की खबर करता कि मेरा लड़का बिगड़ रहा है और बुरी सोबत में जा रहा है, बिल्कुल बोर्ड हो गए। जिस तरह मैं उसकी लाश लेने से इनकार कर रहा हूँ, उसकी बुराई को देख के मैं फौरन रिपोर्ट करता कि सर ऐसा है कि मेरा लड़का खराब हो रहा है, मेरे कहने पर नहीं है, आप अपने लेवल से समझाइए, ये मेरा फैसला होता। और मैं हिंदुस्तान के हर माँ बाप को इस बात का संदेश देना चाहता हूँ कि अगर उनके बच्चे खुराफात में हैं और उनके कहने से नहीं मान रहे हैं तो प्रशासन का सहारा लेना चाहिए। एक और बात सामने निकल के आई कि आपके जो बड़े भाई हैं उनके बेटों को भी इस समय पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है। क्या जानकारी है आपके पास? जाहिर सी बात है सब एक साथ ही गए थे। देखिए, ऐसा है कि नहीं, सब साथ नहीं गए थे। सैफ गए थे, दानिश गए थे और आतिफ उनका एक दोस्त हुआ करता था, वो गया था साथ में। और सिर्फ ये इसलिए जान गए थे कि भाई वीज़ा वहाँ से आसानी से मिल जाएगा, तो इस वजह से वो वहाँ गए हुए थे। दानिश के साथ साथ इमरान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कहा है कि वो भोपाल में जो ID ब्लास्ट हुआ ट्रेन में, उसकी जिम्मेवारी उनकी है क्योंकि पाइप बॉम्ब मिला है और इमरान, दानिश, फैजल ये सभी भोपाल में थे। नहीं, इमरान को वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि वो बच्चा है, भतीजा है हमारा। उसने कभी कोई ऐसी बातें या कोई ऐसी हरकतें मैंने नहीं देखी उसे, नहीं देखी। और दूसरी बात यह है कि वो बराबर ड्यूटी पे था। सैफ के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि शुरुआत इसी घर से हुई और आपके साथ तकरार हुई और फिर वो चला गया, लेकिन अब वो सेल्फ रेडिकलाइज ISIS का मेंबर बन गया। यूपी पुलिस इस बात को कह रही है। नहीं, पुलिस अगर कह रही है, उसने तहकीकात कर लिया है तो हम उसको मानते हैं। अगर पुलिस इस बात को कह रही है और उसने तहकीकात कर ली है कि वो ऐसा था, तो बिल्कुल था। और यही वजह है कि हम लोग की नाराजगी है कि देशद्रोही हमारा बेटा नहीं हो सकता। बाकी तमाम उन लोगों से क्या कहेंगे जिनके बच्चे गुमराह हो रहे हैं या फिर सेल्फ रेडिकलाइज हो रहे हैं सोशल मीडिया या फिर जो वीडियोस हैं ISIS के, उनको देखकर? ये बहुत गलत बात है। ऐसा है क्या, सबसे ज़्यादा बिगाड़ जो है मोबाइल में व्हाट्सअप और ये जो वीडियो देख के लोग ऐसा कर रहे हैं। माँ बाप को चाहिए कि उनकी निगरानी रखें, अगर वो इस तरह के वीडियो देख रहे हैं तो उनको मना करना चाहिए। मनीष, और कोशिश ये करना चाहिए कि जितना बच सके बचे, देश हित के बारे में सोचे। मनीष,
जिस वक्त सैफुल्ला के साथ ये एनकाउंटर चल रहा था उस वक्त बहुत कोशिश की कि परिवार वाले उसे मना लें। सरताज साहब बता पाएंगे क्या बातचीत उससे हुई थी, किस तरह की बात हुई, क्या कुछ उसने कहा जब भाई से कहा गया कि वो सरेंडर करें? देखिए, वो 60 मिनट की जो बातचीत है वो सरताज साहब उनके साथ उनके जो बेटे हैं खालिद, दरअसल खालिद को फोन किया गया और खालिद से वो 60 मिनट की बातचीत की गई। खालिद, जो 60 मिनट था उस 60 मिनट में आपसे क्या क्या पूछा गया, क्या कहा गया? आपने लगातार कोशिश की सैफ को कि वो सरेंडर कर दे? जी, मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि आपका भाई ऐसी सी हालत में है और आपको क्या कहते हैं उनसे बात करनी है। और तो एक तो मैं मार्केट में था और एकदम ही से ऐसे बात अचानक किसी को खबर मिल जाना, एकदम मैं शॉक्ड हो गया एकदम। तो मैंने कहा, पहले तो मैं एकदम समझ नहीं पाया क्या हो गया, अचानक किसी को वो ऐसी खबर मिल जाए। फिर मैंने सोच समझ के थोड़ा अपने आप को संभाला। फिर मैंने कहा कि ऐसा है, ठीक है सर, बात कराइए, मैं कोशिश करता हूँ पूरी। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा, मैं एक मोबाइल यहाँ से अंदर पहुँचाता हूँ और आप पूरी कोशिश करिए, आप मेरी हेल्प करिए, करेंगे। हमने कहा ठीक है सर, मैं पूरी हेल्प करूँगा सर, मेरा भाई है, मैं उसको पूरी कोशिश करूँगा उसको समझाने की। फिर उन्होंने किसी तरीके मोबाइल वो अंदर पहुँचाया गया और उन्होंने कहा कि आप यहाँ से बोलें। तो फिर मैंने पूरी तरीके से कोशिश करी उसको समझाने की और आवाज़ लगाई, चिल्लाते चिल्लाते मेरे आवाज़ बंद हो गई, मगर वहाँ से अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला, सिर्फ गोलियों की आवाज़ें आ रही थी और कुछ आवाज़ मुझको सही से सुनाई नहीं दे पा रहा था। वो 60 मिनट तक आपकी बातचीत हुई और आपने क्या कोशिश की? लगातार आप बोल रहे थे सैफ को कि सरेंडर कर दे, क्योंकि उस समय वो आप समझ सकते हैं कि क्या कोशिश में कोई कमी रखी होगी, क्योंकि आखिर वो मेरा भाई था। कौन अब बड़ा भाई और जो ऐसा भाई हो जो एक कहने पे उसके कहीं भी कह दे कि ये काम कराओ, वो काम कराओ, दौड़ के चला जाता था। उसके लिए मैंने कोई कसर को छोड़ी होगी कि उसको मार दिया जाए या उसको ऐसी हालत कर दी जाए। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर डाली कि उसको क्या कहते हैं कि किसी तरीके ये बच जाए, किसी तरीके ये सरेंडर कर दे। आप क्या कह रहे थे? उसमें एक भाई, बस जो अपने भाई को बचा सकता है किसी भी हालत में, बस रो रो के बस उससे यही कह रहा था, भाई सिलेंडर कर दो, भाई तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। क्योंकि पुलिस अधिकारियों की तरफ से भी मेरे पास आवाज आ रही थी कि खालिद भाई आप उसको समझाइए, हम लोग उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, बस वो सिलेंडर कर दे, हम लोग उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, बाकी जो पूछताछ होगी बाकी वो हम लोग कोई ऐसा नहीं चाह रहे कि उसके साथ ऐसा हो। मगर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कोई आवाजें नहीं आ रही, सिर्फ गोलियों की आवाजें आ रही थी। बाकी मैं खुद भीड़ भाड़ के जैसे इलाके में था तो हमें भी आवाजें सुनाई दे रही और मेरी पोजीशन भी ऐसी थी कि जितना बोल सकता था मैंने उतनी देर कोशिश करी आवाज उसको बोलने की, कहने की। मनीष, पिता से ये तो बहुत ही शायद चुनौती और मुश्किल का समय था पूरे फासला, परिवार के एक लिए। दायरा हो गया था। लेकिन क्या भाई से भी इस पूरे दौरान कोई बातचीत नहीं हुई? जिस तरह का जिहादी साहित्य वो पढ़ रहा था, जिस तरह की राह पर वो निकल गया था, भाई को कोई अंदाजा या फिर इस दौरान बिल्कुल बातचीत भाई से भी नहीं थी? सुचारिता, यही परिवार का भी कहना था, क्योंकि 75 दिन जब ये अपने घर से चला गया था तो उसके बीच जो इनके बड़े चाचा हैं उनके बेटे भी उनके साथ थे। इस 75 दिन में, क्योंकि खालिद भाई का बहुत ही, आप बता रहे थे कि बहुत क्लोज था वो आपके, इस 75 दिन में कभी बातचीत हुई? कभी उन्होंने बोला, या जब घर पे थे उस दौरान कभी कोई ऐसी बातचीत? नहीं, ऐसी कोई बातचीत और न ऐसा उनके कोई एक्टिविटीज देखते हुए उनके कोई ऐसा महसूस नहीं था। जैसे आम लड़के होते हैं वैसे ही आम उनको बाकायदा, जैसे पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करना, टाइम जैसी मिले तो हमारे बच्चों को, छोटे बच्चे हैं हमारे दो, उनको पढ़ाना बाकायदा कोचिंग के तरीके उनको पढ़ाते थे, बैठा के समझाते थे। बाकी माइंड फ्रेश करने के लिए टीवी देखना, होम थिएटर लगा हुआ है, होम थिएटर में उनको सॉन्ग सुनने थे ना, सब जैसे एंजॉय करते हैं बच्चे, वैसे लड़के, नौजवान लड़के वैसे एंजॉय करना। और यही सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि इस घर का सैफ अब सैफुल्ला बन गया, सेल्फ रेडिकलाइज आईएसआईएस का मेंबर बन गया, और यूपी एटीएस के साथ साथ पूरे देश की सुरक्षा एजेंसीज के आगे सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो गुमराह हो गए हैं उनको डी रेडिकलाइज किया जाए, जैसा कि सरताज कह रहे हैं, उनके सैफ के पिता कह रहे हैं, और यही वो अपील कर रहे हैं सभी के पेरेंट्स से जिनके बेटे भाई दोनों को इस radicalize हो बात रहे का हैं। अंदाजा नहीं था कि सैफ किस तरह से राह भटक गया है और किस तरह से वो जिहादी साहित्य से अब प्रभावित होने लगा है और किस तरह से आतंकी वारदात को अंजाम देने के बारे में प्लानिंग कर रहा है।